जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बहुत बढ़िया होंगे और शानदार होंगे। तो दोस्तों आज है 22 फरवरी। तो आज के दिन दोस्तों तीन रेलेवेंट एडिटोरियल्स मुझे लगे, तीनों के तीनों ही इंटरनेशनल रिलेशन से ओरिएंटेड हैं। तो दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में से और एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू में से। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस इनिशिएटिव में हर एक एडिटोरियल के एंड में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए, आंसर करते रहिए। आपके आंसर हम पढ़ते रहते हैं, फीडबैक करते रहते हैं। थोड़ा फीडबैक करने में देर अगर जरूर हो जाए तो माफ करना, लेकिन हम आपके आंसर्स पढ़ने में हमको बहुत मजा आता है, क्योंकि हमको अच्छा लगता है कि आप इस इनिशिएटिव में डेली एंगेज कर रहे हैं, डेलिब्रेटली एंगेज कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें प्लीज कंटिन्यू रखिए इसको एंगेजमेंट, और इसको हम बढ़ाते हैं इस चीज को लेके। बाकी दोस्तों आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल, द यूक्रेन डिलेमा, रिटन बाय द ग्रेट सी राजा मोहन। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के चाणक्य माने जाते हैं सी राजा मोहन, तो बहुत अच्छा लिखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। अब यूक्रेन की बात चल रही है, तो यूक्रेन को लेके बहुत सारी कवरेज न्यूज में आई एम श्योर आपने भी पढ़ी होगी। हमने यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत यूक्रेन के ऊपर कवरेज करी है। सो अब देखिए, अब यूक्रेन में लड़ाई के बादल छाए हुए हैं, लेकिन अब अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज की, हम बात करें फ्रांस की, जर्मनी की, खास करके इन दोनों कंट्रीज की, तो अब ये नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन में बहुत कोई भयंकर लड़ाई हो या यूक्रेन में कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट हो बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन जिसमें सारी की सारी ताकतें, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, वो बीच में इन्वॉल्व हो। तो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन यहां पे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम इंडिया की भी बात करें, इंडिया भी बहुत खुश होगा अगर इस मुद्दे को अगर डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी ऐसा लगता है आने वाले कुछ दिनों में, बिकॉज अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, तो वो जो नॉर्मैंडी प्रोसेस के चलते उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात करी थी कि व्लादिमीर पुतिन भैया कि कैसे हम थोड़ी लड़ाई को थोड़ा कम कर सकते हैं, ये जो अग्रेशन दिखा रहे हैं इसको कैसे रोका जा सकता है, जो भी आपके मुद्दे हैं बैठ के नेगोशिएट करके सॉल्व किए जा सकते हैं। तो रशिया ने तो देखिए कहा है कि भाई मैं तो बैठने को तैयार हूं, व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भाई मैं तो बातचीत करने को तैयार हूं, लेकिन आपके जो बाइडन है वो अड़े हुए हैं कि भी जो मेरी डिमांड्स हैं, यानी कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना हो, उसको लेके वो अड़े हुए हैं। अब ऐसा लगता है कि शायद ये थोड़ा जो क्राइसिस अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, हो सकता है इसमें थोड़ा अभी डीएस्केलेशन देखने को मिले, बिकॉज देयर आर टॉक्स के भी एक मीटिंग हो सकती है जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। तो थैंक्स टू इमैनुअल मैक्रोन अगर ये मीटिंग पॉसिबल होती है। अभी हमने पीछे ये भी देखा था कि जो जर्मनी के जो नए चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, वो भी गए थे, क्रेमलिन गए थे बात करने व्लादिमीर पुतिन के साथ। अब अगर हम बात करें सेंट्रल यूरोप की, तो सेंट्रल यूरोप में चाहे पोलैंड है, चाहे यूक्रेन है, अब ये सब देश कह रहे हैं कि भाई हम किसी की जागीर नहीं है, ना हम रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आना चाहते हैं, ना हम अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आना चाहते हैं। हम अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, किसी जमाने में थे हम सोवियत यूनियन के हिस्सा, लेकिन आज के टाइम पे हमारी खुद की अपनी आइडेंटिटी है। और अगर हम अब जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज है, अगर हम यूक्रेन की बात करें, वो ये कह रहा है कि ठीक है हमारी मर्जी है ना अगर हम नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। तो अगर किसी भी किस्म का समझौता रशिया और अमेरिका के बीच में होता है या रशिया और नेटो के बीच में होता है इस क्राइसिस को लेके, तो वो एक्सेप्टेबल यूक्रेन को होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल सेंट्रल यूरोप को होना चाहिए, यानी कि जो सेंट्रलिटी है दैट शुड बी सेंट्रल टू द सेंट्रल यूरोपियन रीजन। अब यहां पे एक काफी फेमस 19वीं सदी के एक मिलिट्री थ्योरिस्ट थे, क्रिश्चियन मिलिट्री थ्योरिस्ट थे, कार्ल वॉन क्लॉसविट्ज। अब एज द फाउंडर ऑफ द सोवियत यूनियन व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने इनकी कहावत कही थी, और यही कहावत को शायद व्लादिमीर पुतिन आज के टाइम पे लिव कर रहे हैं। क्या कहावत थी? वो कहावत थी, लड़ाई या लड़ाई का खतरा, थ्रेट ऑफ वॉर, एक राजनीति का ही कंटिन्यूशन है। यह रणनीति है कि लड़ाई करो या लड़ाई ना भी करो, लेकिन लड़ाई का आपको आपके दुश्मन को लड़ाई का डर लगा रहे, कि लड़ाई का खतरा भी मंडराता रहे। ये जो रणनीति है ये राजनीति की कंटिन्यूएशन है। इसी फिलॉसफी को शायद व्लादिमीर पुतिन भी आज के टाइम पे अपहोल्ड कर रहे हैं। और व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि कैसे जो देखिए अब यूरोपियन यूनियन का कोई अपना खुद का कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तो है नहीं, इनका जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो नेटो पे डिपेंडेंट है। अब व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है मेरे को किसी के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि जो कंट्रीज किसी जमाने में फॉर्मर सोवियत यूनियन का हिस्सा था, आज उसी कंट्रीज में नेटो की फोर्सेस डिप्लॉयड हो या वो कंट्री नेटो का मेंबर स्टेट बने। तो अब ये रशिया के लिए भी खतरा है कि भाई उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अगर नेटो मेंबर स्टेट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो रणनीति है व्लादिमीर पुतिन की, अब ये आने वाले टाइम में कितने डिविडेंड देगी व्लादिमीर पुतिन को, ये तो देखिए समय बताएगा। लेकिन ये बात तो जरूर है कि व्लादिमीर पुतिन बहुत सक्षम रहे हैं अमेरिका को और नेटो की कंट्रीज को डराने में। देखिए आज के टाइम पे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, जर्मनी के जो चांसलर हैं, वो भाग रहे हैं रशिया में बात करने के लिए। ठीक है, आफ्टर ऑल देखिए यूरोपियन इकोनॉमी बहुत इंटीग्रेटेड है रशियन इकोनॉमी के साथ, जो नेचुरल गैस एक्सपोर्ट होता है रशिया से इतना, तो वो भी नहीं चाहते कि भी इतनी को लड़ाई हो और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे, उसके चलते गैस के एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे यूरोप में।
लेकिन अब ये रणनीति में चलो व्लादिमीर पुतिन कामयाब होते हैं कि नहीं होते तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो जो वो चीज चाहते हैं वो तो वो लेके ही रहेंगे। 2014 में भी उन्होंने क्रिमिया एनेक्स किया था, तो अभी भी वो इस बात पे अटल हैं कि भाई नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपैंड मत करो, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंडिया के बैलेंसिंग एक्ट की बात करिए, देखिए ये देखिए हमने पहले भी बहुत बात डिस्कस करी कि एक समय में इतने लोगों को खुश रखना स्वाभाविक नहीं है। इट्स नॉट वेरी इजी कि आप एक टाइम पे हर किसी को खुश रखें, है ना, डे टू डे लाइफ में भी पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन इंडिया की कोशिश रही है सिंस द टाइम ऑफ नेहरू जी कि कैसे हम किसी को नाराज ना करें, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कहते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि भाई हम मुसीबत पड़ने पे अगर अमेरिका के पास जाएं या मुसीबत पड़ने पे रशिया के पास जाएं तो वो हमारी अपनी ऑटोनॉमी है कि हम अपने दरवाजे बंद क्यों रखें किसी भी एक देश के लिए, ठीक है, उस बात में भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इंडिया ने अभी तक चुप्पी बनाई रखी है, खास करके यूक्रेन क्राइसिस को लेके। तो इंडिया तो क्रिमिया के टाइम पे भी चुप था, 2014 में जब क्रिमिया को नेक्स्ट किया गया था, अमेरिका ने जब सैंक्शंस लगाए थे तो इंडिया तभी भी चुप था। लेकिन इंडिया अमेरिका का भी अच्छा दोस्त है और इंडिया रशिया का भी बहुत पुराना मित्र है। तो अमेरिका तो अभी नया, अभी तो अमेरिका के साथ तो दोस्ती अभी कुछ 10-15 सालों में ज्यादा हुई है ना, लेकिन रशिया के साथ तो बहुत पुरानी दोस्ती है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इंडिया ने अपनी चुप्पी बनाई रखी है, खास करके जो सेंट्रल यूरोप में हो रहा है। अगर हम 1956 की बात करें, द सोवियत इन्वेजन ऑन हंगरी, या अगर हम बात करें चेकोस्लोवाकिया की विच हैपेंड इन 1968, तो तभी भी इंडियन डिप्लोमेसी प्लेड अ वेरी साइलेंट रोल। देखिए अब ये तो हमको पता है कि नेहरू जी काफी ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द सोशलिस्टिक पॉलिसीज। प्लानिंग कमीशन की बात करें, प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें, तो ये सब इंस्पायर्ड था सोवियत इकोनॉमी में से, ठीक है। तो देखिए अब हम उस टाइम पे चुप थे, उस टाइम पे हम रशिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे थे। देखिए उस टाइम पे हम भी नए आजाद हुए थे। अगर हम बात करें द इन्वेजन ऑफ हंगरी की विच हैपेंड इन 1956, तो हमको भी आजाद हुए को भी 10 साल भी नहीं हुए थे। और आजादी के कुछ ही महीने के बाद हमारी पहली लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई थी कश्मीर के मुद्दे को लेके। तो हम चाहते थे, ग्लोबल सपोर्ट चाहते थे कि जो कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, खास करके जो यूएनएससी वाली कंट्रीज हैं, जो P5 कंट्रीज हैं, कैसे वो इंडिया को सपोर्ट दें, इंडिया का जो इशू है कश्मीर का उसको मोबिलाइज करें। तो लेकिन इतना आसान नहीं था अमेरिका की सपोर्ट सीख करना, चाइना की सपोर्ट सीख करना, बिकॉज अगर हम देखें अपने अगर पहले 10 साल के इंडिपेंडेंस पीरियड में भी, तो हमारी पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी नहीं बनती थी। अब चाइना तो यूएनएससी में था, उसके अलावा यूके है, यूएसए है, ठीक है। अब यूके यूएसए तो ऑब्वियसली इस बात को नहीं अप्रिशिएट कर रहे थे कि जो इंडिया है, चलो बेशक इंडिया नॉन अलाइंड है, लेकिन इंडिया कैपिटलिस्टिक मॉडल तो नहीं फॉलो कर रहा था, सोशलिस्टिक मॉडल फॉलो कर रहा था। तो हमारी जो निर्भरता थी रशिया के ऊपर, जो डिपेंडेंसी थी, वो बहुत ज्यादा थी कि कैसे रशिया हमारे स्टैंड को सेफगार्ड कर सकता है एज फार एज द क्वेश्चन ऑन कश्मीर इज कंसर्न, ठीक है। तो ये दिस हैज शेप्ड दिल्लीज रेडीनेस टू सबऑर्डिनेट इट्स फॉरेन पॉलिसी फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। तो इस करके हमारा जो स्टैंड हमेशा से रहा है, कभी भी एंटी रशिया नहीं रहा। अब लिमिटेड सॉवरेनिटी के प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखिए अब रशिया क्या कह रहा है कि ठीक है, व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं कि ठीक है भाई, आज के टाइम पे यूक्रेन हो, कजाकिस्तान हो, जितनी भी फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज थी, सोवियत यूनियन ब्लॉक जो मेंबर कंट्रीज थी, अब आज के टाइम पे वो ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप में सॉवरेन हो गए हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ये बात बार बार कह रहे हैं लिमिटेड सॉवरेनिटी की, द आइडियोलॉजी विच सेज दैट सोशलिस्ट स्टेट्स के भाई आज के टाइम पे भी ठीक है, आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी सॉवरेनिटी जो है वो सबऑर्डिनेट करनी पड़ेगी मेरे को, यानी कि रशिया को, ठीक है, ताकि जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है, कलेक्टिव सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन रीजन एंड द सेंट्रल एशियन रीजन, वो मेंटेन रहे, ठीक है। हालांकि जो पुतिन के प्रीडिसेसर थे, अगर हम बोरिस येल्टिन की बात करें, मिखाइल गोर्बाचेव की बात करें, उन्होंने ये लिमिटेड सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल नहीं अपहोल्ड किया था। लेकिन व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि देखो मैं मिखाइल गोर्बाचेव नहीं हूं। व्लादिमीर पुतिन बार बार कह चुके हैं कि ये जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था, दिस वाज द बिगेस्ट पॉलिटिकल डिजास्टर ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। चलिए सेंट्रल यूरोप मैटर्स। अब सेंट्रल यूरोप ये कह रहा है कि भाई आप लड़ाई कर रहे हैं, अमेरिका और रशिया के बीच में बातचीत हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट कभी वहां पे बात करने जा रहे हैं, कभी जर्मनी के प्रेसिडेंट वहां पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी भी तो सुनो, हम किसी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम क्या चाहते हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा, सेंट्रल यूरोप ये कह रहा है। तो द फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द वार्सो पैक्ट, फॉर एग्जांपल पोलैंड की बात करें, चेक रिपब्लिक की बात करें, यूक्रेन की बात करें, अब वो रशिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम रशिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी का खुद अपना ठेका संभाल लेंगे, हमको रशिया के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो खुद चाहते हैं, वो विलिंगली खुद चाहते हैं कि भाई हम लुक फॉरवर्ड करें टू द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, टू अमेरिका। अब उनकी मर्जी है, वो किसी भी कंट्री को लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। रशिया को इस बात से प्रॉब्लम है, रशिया कह रहा है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, आज के टाइम पे अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे बन सकता है, यूरोपियन यूनियन का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो कैसे बन सकता है, जो सेंट्रल यूरोपियन रीजन है, ठीक है। अब जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत साल
हमारे पास अभी भी मेमोरीज अलाइव हैं कि हमने इतने साल डिक्टेटरशिप में रहा। सोवियत यूनियन की अगर बात करें तो वहां पे जो कम्युनिस्ट मॉडल था, बहुत एक्सट्रीमली कम्युनिस्ट मॉडल था, जहां पे कैपिटलिज्म को नहीं इतना मौका मिल रहा था मशरूम होने का, इतनी जॉब क्रिएशन नहीं थी, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हाई थी, ठीक है, इतनी ज्यादा हंगर थी। तो हम उस एरा में नहीं जाना चाहते हैं, हम वो इतने कंट्रोल्ड एरा में नहीं जाना चाहते हैं। अब हम ऑटोनोमस है। लेकिन ये कहना कि हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट करने को, अमेरिका के साथ इंटीग्रेट करने को, डजंट मीन कि आज के टाइम पे हम अमेरिका के भी किसी इन्फ्लुएंस में आए। तो सेंट्रल यूरोपियंस एट द सेम टाइम दे विल रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट बाय द यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन कि वो कोई ऐसी पॉलिटिकल वैल्यूज उनके ऊपर थोपे, इंपोज करें जो कि उनके ट्रेडिशनल कल्चर्स और उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज के खिलाफ हो। द 3 C's इनिशिएटिव, हालांकि ये जो टॉपिक है इतना ज्यादा डिटेल में मेंशन नहीं था इस एडिटोरियल में, थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन के तौर पे मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स डाले हैं। अब 3 C's इनिशिएटिव की बात करें ना, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2015 बाय द क्रोएशियन प्रेसिडेंट एंड द पोलिश प्रेसिडेंट अंद्रेज डूडा। अब ये जो इनिशिएटिव है, दिस क्रिएट्स अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, क्योंकि सेंट्रल यूरोप की बात हो रही है तो इस करके ये हमने 3 C's इनिशिएटिव यहां पे एक मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड यहां पे ऐड करी है, बिकॉज दिस इनिशिएटिव क्रिएट्स अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू प्रमोट कनेक्टिविटी अमंग द नेशंस ऑफ द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोपियन रीजन। ना अब फोकस कहां पे रहेगा? फोकस रहेगा ऑन सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड डिजिटल इंटरकनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। अब ये इनिशिएटिव का नाम 3 C's क्यों पड़ा? बिकॉज यहां पे इस रीजन में जो 3 C's आ जाती हैं, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, तो इस सीज के जो सराउंडिंग जो 12 कंट्रीज हैं, जो 12 स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन की, जैसे कि ऑस्ट्रिया की बात करें, बुल्गारिया की बात करें, क्रोएशिया की बात करें, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इसी करके इसका नाम 3 C's इनिशिएटिव पड़ा, बिकॉज इन 12 की 12 कंट्रीज के सराउंडिंग ये तीनों सीज पड़ती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेंबर कंट्रीज हैं ऑफ द 3 C's इनिशिएटिव, और जो 3 C's हैं वो एक बाल्टिक सी हो गया, एड्रियाटिक सी एंड द ब्लैक सी। चलिए तो दोस्तों इस एडिटोरियल से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है, डू यू थिंक दैट इंडिया नीड्स टू रिव्यू इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल यूरोप इन इंडियाज जियोपॉलिटिकल कैलकुलस? इसको 250 शब्दों में कमेंट करिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले एडिटोरियल के टुवर्ड्स। अगला एडिटोरियल है वर्क ऑफ डेमोक्रेसी। ये अतुल केशव ने लिखा है। अतुल केशव एक करियर डिप्लोमैट है, एम्बेसडर हैं टू इंडिया, ही इज अ फॉरेन ऑफिसर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक बातें यहाँ पे लिखी हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये बहुत आइडियलिस्टिक बातें यहाँ पे लिखी हैं। इतनी आइडियलिस्टिक बातें एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पे वो कितनी मैच करती है तो हम नहीं कह सकते हैं। बहरहाल कुछ बातें वो लिखते हैं। बेसिकली एडिटोरियल में वो बात कर लिख रहे हैं कि कितनी ज्यादा कोऑपरेशन और बढ़ाई जा सकती है अमेरिका और इंडिया के बीच में। जैसे अमेरिका को हम कहते हैं कि अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और इंडिया को हम कहते हैं कि इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो कैसे कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में बढ़ाई जा सकती है, खास करके आज के टाइम पे जब हम पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे देखिए कन्फ्लिक्ट्स बहुत जगह पे हो रही हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक की बात करें, चाहे वो सेंट्रल यूरोप की बात करें। तो इस तरह के मोमेंट में, इस तरह के चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कैसे यूएस और इंडिया और क्लोजर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एम्ब्रेस कर सकते हैं, तो ये बात करी जा रही है। तो वो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या डेमोक्रेसी इज अंडर स्ट्रेस, और अगर डेमोक्रेसी अंडर स्ट्रेस है तो वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों देशों के कोऑपरेशन से डेमोक्रेसी को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें पोस्ट पैंडेमिक, देखिए पैंडेमिक को चलो लग रहा है कि अभी पैंडेमिक अब थर्ड वेव हो गया, ठीक है, इसके बाद कोई शायद नहीं आएगा। अब हर जगह हर एक कंट्री में ट्रैवल्स भी खुलने वाले हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं। लेकिन अभी पैंडेमिक की रिकवरी की बात करें, अब इकोनॉमी की बात करें, चाहे वो इंडिया है चाहे वो अमेरिका है, प्रॉब्लम्स तो हर जगह पे आ रही हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हर जगह पे हैं। तो अगर हम महंगाई की बात करें, सप्लाई शॉर्टेजेस की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका में जो वर्क फोर्स शॉर्टेज चल रही है, देखिए अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बहुत ज्यादा दी जाती थी, अब आज के टाइम पे जो वर्कर्स हैं वो वापस आने को तैयार ही नहीं है, बिकॉज पिछले 2 सालों में पैंडेमिक के चलते उनको इतनी अच्छी जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस थी वो मिली जा रही थी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी देखिए महंगाई की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, चाहे हम तेल के प्राइसेस की बात करें, कुकिंग ऑयल की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा हाई चल रही है प्राइसेस। नाउ दिल्ली एंड वॉशिंगटन दे नीड टू वर्क टुगेदर टू रिमूव द अननेसेसरी बैरियर्स टू ट्रेड। यहां पे ये बहुत एम्बिशियस बात कह रहे हैं। देखिए कोशिश तो हमने भी करी ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की अमेरिका के साथ, क्यों नहीं चाहेंगे। देखिए बैरक ओबामा ने कहा था जब वो आए थे 2015 के रिपब्लिक डे में एज अ चीफ गेस्ट बन के, कि जो हमारा ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, वो उसमें पोटेंशियल है कि वो $500 बिलियन $600 बिलियन तक भी पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों देश मिलकर ऐसे कोऑपरेट करें, ऐसे काम करें कि जो बीच में ट्रेड बैरियर्स आ रहे हैं, जो इसको रुकावट दे रहे हैं कि और ट्रेड इंटीग्रेट ना हो सके, उन बैरियर्स को रिमूव करने की यहां पे बात करी जा रही है, ठीक है। अब कोऑपरेशन कहां कहां दिखाई जा सकती है? डिफेंस सेक्टर की बात करें, एनर्जी सेक्टर की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये बातें हम पढ़ते रहते हैं, ये बातें हमने बहुत बार पढ़ी है, कोऑपरेशन इन सेक्टर्स में दिखाई जा सकती है। लेकिन रियलिटी में होती कितनी कोऑपरेशन है? अब डेफिनेटली हम तो जरूर चाहेंगे कि हमारा एफटीए अमेरिका के साथ भी हो, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो, हमको वाइडर मार्केट एक्सेस मिले, अमेरिका को भी यहां पे मार्केट एक्सेस मिले। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ ना कुछ गिव एंड टेक्स होते हैं जो कि एफटीएस में साइन करने के दौरान करने जरूरी होते हैं। लेकिन
हम कंक्रीटली उसको भी नहीं देख पा रहे हैं कि कोई एफटीए साइन हुआ, क्योंकि बहुत एफिशिएंट बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट अमेरिका और इंडिया के बीच में साइन हुआ अभी तक, अभी नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो कोऑपरेटिव अप्रोच की बात करें, देखिए लाइफ सेविंग मेडिकल इनोवेशंस रीच पेशेंट्स फास्टर एट अ बेटर प्राइस पॉइंट बाय प्रोटेक्टिंग इनोवेशन। तो यानी कि अब ये इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि अननेसेसरी बैरियर्स अगर होंगे, देखिए अब ये तो उन्होंने बात कह दी, लेकिन जब हम सेकंड वेव से जूझ रहे थे, जब हमने वैक्सीन बनानी थी, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये कहना था कि जो एक्टिव जो रॉ इनपुट्स हैं वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रही हैं, कि अमेरिका ने उन इनपुट्स पे रोक लगाया हुआ है। तो ये सब बातें एडिटोरियल्स में लिखना, बातें करना कि कैसे कोऑपरेशन बढ़ाएं एक तरफ है, लेकिन जब मुसीबत आती है, जब प्रॉब्लम बढ़ती है, उस टाइम पे ये सब बातें कहां पे होती हैं। तो नो डाउट मेडिकल इनोवेशंस होंगी, चाहे किसी भी वैक्सीन रिलेटेड हो, कोई भी ड्रग रिलेटेड हो, ठीक है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी से सोल्यूशन मिल सकता है दवाइयों से, तो बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन उसके लिए इनोवेशन को हार्नेस करना बहुत जरूरी है, कोई किस्म का बैरियर बीच में ना हो, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डिफेंस पार्टनरशिप की बात करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली अब देखिए हम ये भी चाहेंगे कि डिफेंस पार्टनरशिप हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, लेकिन एट द सेम टाइम वी वुड आल्सो वांट कि हम कैसे डिफेंस प्रोडक्शन को इंडिजनाइजेशन कर सकते हैं। तो अब क्वाड का चलो ब्लॉक बना है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड इंडिया, लेकिन उसी तरह ऑकस का भी ब्लॉक बना है। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो ये नहीं, अमेरिका ने तो ये नहीं बोला ना कि इंडिया को भी हम न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी बनाने की जो टेक्निक है वो देंगे, वो तो ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं ऑकस अलायंस में। तो ये बातें तो अगेन बहुत बड़ी बड़ी हैं, बट ग्राउंड रियलिटी डिफर करती है। Both the governments to begin the hard work of removing the stumbling stones in the commercial relationship. Now, some of the immediate measures required are, for example, जो हम ये जो barriers की बात करते हैं, some of the immediate measures जो required है to remove the barriers is relaxing India's trade barriers and lowering America's talent barriers. देखिए अब तो चलो जो बाइडेन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे तो अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प तो वैसे भी बहुत प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज प्ले कर रहे थे, अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, H1B वीजास के ऊपर भी काफी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगा रहे थे। तो अगेन we have to see all these things which are very good on paper, but how are they good in sync with the reality? That is something which we will see in the times to come. The remarkable history of America and India demonstrates that democracies can secure the liberty, safety and dignity of their people. Very true. That's absolutely true. Oldest democracy of the world, largest democracy of the world. Definitely. We would all want that. Now, what is the question which is framed from this editorial? Healthy commercial relations between USA and India have the potential to shape the destiny of India in the 21st century. Do you agree? Substantiate your answer with arguments in 250 words. चलिए, आज का लास्ट एडिटोरियल, यूज इंटरनेशनल लॉ कॉल आउट चाइनाज वायलेशंस। देखिए अब यहां पे बात करी गई है कि चाइना कैसे गुंडागर्दी करता है, चाइना कैसे जो ग्लोबल रूल्स हैं, ग्लोबल आर्किटेक्चर रूल्स की बात करें, ग्लोबल सिक्योरिटी नॉर्म्स की बात करें, कैसे उसको मैनिपुलेट करता है। और ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को नहीं, अगर हम WTO की भी बात करें तो वहां पे भी कैसे चाइना अपनी मस्कुलर पॉलिसी के चलते कैसे उन सब पॉलिसीज को, रूल्स को वायलेट करता है और मैनिपुलेट करता है। अब देखिए 2 साल से हमारे इंडिया और चाइना के बीच में काफी टेंस माहौल बना हुआ है अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब चाइना जो है, जो रिटर्न एग्रीमेंट्स है, ऐसा तो नहीं कि हमारे कोई रिटर्न एग्रीमेंट्स नहीं है चाइना के साथ। अगर हम बात करें अगर एग्रीमेंट्स की, तो वी हैव एन एग्रीमेंट व्हिच गोज बैक टू 1993 बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जहां पे बहुत कैटेगोरिकली लिखा गया है कि कोई भी साइड, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगी, ना फोर्स के इस्तेमाल से दूसरी कंट्री को थ्रेटन करने की कोशिश करेगी और बाय एनी अदर मींस। उसी तरह से 1996 में एक एग्रीमेंट था, लाइकवाइज आर्टिकल 1 ऑफ द 1996 एग्रीमेंट ऑन द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन द टू साइड्स प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी। तो चाहे जितनी मर्जी ताकतवर चाइना हो, चाहे जितना मर्जी ताकतवर इंडिया हो, मिलिट्री का इस्तेमाल इस तरह से मिसयूज नहीं किया जाएगा, फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो भी मुद्दे हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, वो पीसफुली रिजॉल्व किए जाएंगे नेगोशिएशंस के थ्रू। तो ये बात तो बहुत वेल कैटेगराइज्ड है। Now, states being forbidden from using force in international relations is a cardinal rule of international law, which is codified in Article 2, Clause 4 of the UN Charter. ठीक है, तो स्टेट्स को कोशिश की जाती है कि भी आप कोई भी आपका डिस्प्यूट है, कोई भी लड़ाई है किसी कंट्री के साथ, तो आप फोर्स का जो इस्तेमाल है वो पहले नहीं करेंगे। बातचीत के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू अगर आपका इशू सॉल्व होता है तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं। आप फोर्स का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब सेल्फ डिफेंस की बारी आती है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द सेम यूएन चार्टर, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जब ऑथराइज करती है अंडर चैप्टर 7 ऑफ द of the UN Charter of this under the Article 2 Clause 4। लेकिन चाइना इन सब अग्रीमेंट्स के बावजूद, इन सब चार्टर्स के बावजूद भी फोर्स का मिसयूज कर रहा है। ठीक है, तो चाइना फिर भी इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो इंडिया की बात करें, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें। सो दिस इज नॉट गुड। वेपनाइजिंग ग्लोबल लॉ, तो अगर हम ग्लोबल लॉ की बात करें तो चाइना, देखिए अब चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो चाइना जो लॉज हैं, जो कानून है, देखिए कानून क्यों बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, और स्टेट की पावर को
कि ताकि स्टेट की पावर अनलिमिटेड ना हो, उसको चेक में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए। लेकिन चाइना का जो पर्पस है, चाइना जो लॉज को, चाहे वो ग्लोबल लॉज हो चाहे उनके डोमेस्टिक लॉज हो, चाइना व्यूज लॉज एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द सर्विस ऑफ द स्टेट, और मोर प्रिसाइसली इन द सर्विस ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। एंड ये जो थ्योरी है, दिस इज वेरी मच अपोज टू द लिबरल थ्योरी, द थ्योरी विच इज अपहोल्डेड बाय द लिबरल डेमोक्रेसीज, जहां पे लॉ फंक्शन इज टू कंट्रोल अनब्रिडल्ड स्टेट पावर। नाउ चाइना ने, अब एग्जाम्पल की यहां पे बात हो रही है, तो चाइना ने यहां पे अगर हम बात करें मिसयूज ऑफ स्टेट पावर की, मिसयूज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और मैनिपुलेशन ऑफ ऑल दीज ग्लोबल लॉज की, तो चाइना ने एक 2016 की रूलिंग डिनाउंस करी थी, जो कि अनक्लॉस ने फेवर में दी थी फिलीपींस को। अब हम ये भी जानते हैं कि चाइना बहुत सारी मस्कुलर पॉलिसी दिखाता है, नेवल डोमिनेंस दिखाता है साउथ चाइना सी में, खास करके इन छोटे छोटे देशों के खिलाफ, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो फिलीपींस है, चाहे वो जापान के साथ हो। अगर WTO की बात करें तो WTO में भी चाइना ने बहुत सारे सिस्टम्स को मैनिपुलेट किया है, एक्सप्लॉइट किया है, ताकि वो अपनी पॉलिसीज, ताकि वो अपनी ट्रेड पॉलिसीज को प्रमोट कर सके। For example, by hiding behind a non-transparent and complex economic system. तो China is accused of providing illegal subsidies, अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करना, अपनी करेंसी को डेलिबरेटली डिवैल्यूएट करना ताकि उसके एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो सके, स्टीलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ लॉ एज अ वेपन ऑफ वॉर। China has a long history of gaming the or manipulating the international legal system. तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक और कानून के वायलेशन की बात हो रही है। China has been violating the obligations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty. कैसे? By providing nuclear technologies to its allies. फॉर एग्जाम्पल ईरान की बात करें, नॉर्थ कोरिया की बात करें, ऑफन थ्रू प्रॉक्सीज। तो चाइना में भी डायरेक्टली उनको नहीं मटेरियल प्रोवाइड करा, लेकिन अपने किसी और दोस्त के थ्रू, प्रॉक्सीज के थ्रू ईरान को, नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, विच इज अगेन अ वायलेशन ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। The Chinese unethical legal warfare or lawfare is aimed at hamstringing the opponents without actually fighting a war. तो ये जो सन त्सू की स्ट्रैटेजी है कि लड़ाई करिए लेकिन लड़ाई करने की जरूरत ना पड़े। देखिए अब चाइना ने, देखिए इंडिया की तो 5 लड़ाइयां हो चुकी हैं इंडिपेंडेंस के बाद, चाइना की एक ही लड़ाई हुई 1962 में, लेकिन चाइना अपने मस्कुलर पॉलिसी के थ्रू, अपनी वुल्फ फॉरेन डिप्लोमेसी के थ्रू, अपनी नेवल डोमिनेंस के थ्रू वो सिर्फ लड़ाई का डर देता है, ठीक है, लड़ाई से थ्रेटन करता है, लड़ाई करता नहीं है विदाउट एक्चुअली फाइटिंग अ वॉर। इंडियाज लॉफेयर की बात करें, नाउ न्यू दिल्ली शुड डेवलप इट्स स्ट्रैटेजी ऑफ एथिकल लॉफेयर बाय मेनस्ट्रीमिंग द इंटरनेशनल लॉ लेक्सिकॉन इनटू इट्स डिप्लोमेटिक टूलकिट, ताकि वो चाइना के चैलेंज को रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, अब यहां पे एक सजेशन दिया गया है कि भाई हम एक ऐसा नेशनल सिक्योरिटी लॉ बनाएं जहां पे हम रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं या हम सैंक्शंस इंपोज कर सकते हैं, खास करके हमारे होस्टाइल नेबर के टुवर्ड्स, जो कि फोर्स का इस्तेमाल, मिलिट्री का इस्तेमाल पहले करते हैं। ठीक है, द पर्पस ऑफ इंडियाज लॉफेयर, देखिए अब इंडिया तो नहीं चाहेगा, इंडिया तो चाहेगा कि जो भी ग्लोबल लॉज हैं, ठीक है, चाहे वो यूएन के हो, चाहे वो जो भी लॉज या अग्रीमेंट्स चाइना के साथ साइन करेगी हो, 1991 एग्रीमेंट हो, 1993 एग्रीमेंट हो, 1996 एग्रीमेंट हो, कि उसको अपहोल्ड कर सके। तो हम तो किसी एग्रीमेंट को वायलेट नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी मैकेनिज्म में, WTO हो, UNFCCC हो, व्हाटएवर मैकेनिज्म इट इज। लेकिन इंडिया के लॉफेयर का पर्पस होना चाहिए कि कैसे वो एबली डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है दुनिया को कि जो चाइना के जो इंटरनेशनल लॉ वायलेशंस हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, लेकिन पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए, इट्स अ थ्रेट टू each and every country alike. Now, what is the question which is framed from the editorial? A liberal global order dominated by American exceptionalism is a lesser evil than a world order which is subjugated by Chinese exceptionalism. आपको क्या लगता है इसमें? कमेंट करिए 250 शब्दों में। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए यही थी हमारे 3 एडिटोरियल्स। तो मिलेंगे कल और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, और इन एडिटोरियल्स के जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे गए हैं इनको लेके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।